वेरिकोज वेन ट्रीटमेंट में दो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। एक जिसमें ट्रीटमेंट ग्लू से किया जाता है, आइदर वेनासिल या टर्की ग्लू होता है, वेना ब्लॉक। या दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो होता है थर्मल एब्लेजन। थर्मल एब्लेजन किया जा सकता है लेज़र द्वारा, RFA या माइक्रोवेव। इन दोनों में रिजल्ट वाइज तो काफ़ी दोनों अच्छे हैं, लेकिन कॉस्ट का काफ़ी अंतर है। तो अगर आप किसी इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट से मिले हैं या सर्जन से मिले हैं जिन्होंने आपको एडवाइस किया है कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर कराना है, तो हम अब आज समझेंगे कि ये वेनासिल कराना चाहिए या लेज़र या कोई दूसरा थर्मल एब्लेजन ट्रीटमेंट कराना चाहिए। इनमें मुख्यतः डिफरेंसेस क्या हैं और क्या सिमिलरिटीज़ हैं, और हम ये डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। बेसिकली इनमें कॉस्ट काफ़ी डिफरेंस आता है और कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जो पर्टिकुलर एक ट्रीटमेंट में होते हैं और दूसरे ट्रीटमेंट में नहीं होते हैं। तो पूरा वीडियो आप अंत तक देखिए और समझिए कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वेनासिल और लेज़र ट्रीटमेंट में अंतर समझने के लिए पहले हमें ये समझना होगा कि ये लेज़र ट्रीटमेंट या वेनासिल ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि ये ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और पर्टिकुलर स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, और इन प्रॉब्लम को हम एनालाइज करके दूसरे ट्रीटमेंट से कंपेयर करेंगे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम एक ही ट्रीटमेंट में आ रहा है या दूसरे माध्यम से, जैसे हम वेनासिल से ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, और बेस्ट पेशेंट के लिए क्या हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट से। इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि लेज़र ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप 1 होता है लोकल एनेस्थेशिया इंजेक्शन एंड शीथ इंसर्शन। ये स्टेप वेनासिल में भी कॉमन है और लेज़र ट्रीटमेंट या बाकी सारे थर्मल एब्लेजन ट्रीटमेंट में कॉमन है। तो एक छोटी सी सुई द्वारा लोकल एनेस्थेशिया देने के बाद वेन में एंट्री की जाती है और उसमें शीट डाला जाता है। शीट डालने के बाद लेज़र फाइबर पोजीशन किया जाता है ग्रेट सेफेनस वेन में, जिस वेन को हमें बंद करना है। स्टेप 3 होता है ट्यूमिसेंट एनेस्थेशिया। ट्यूमिसेंट एनेस्थेशिया मतलब एक लोकल एनेस्थेशिया को हम NS के साथ मिक्स करके वेन के अराउंड, पूरे वेन के अराउंड एनेस्थेशिया देते हैं मल्टीपल जगह पे पंक्चर करके। स्टेप 4 होता है जब वेरिकोज वेन हम एब्लेट करना चालू करते हैं। स्टेप 2, 3 और 4 ये लेज़र में किया जाता है। वेन एब्लेट होने के बाद फाइबर और शीट निकाल दिया जाता है, दैट इज स्टेप 5। अभी हम देखेंगे वेनासिल का वीडियो जिसमें ग्लू ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। जैसे हमने बात की स्टेप 1 दोनों में सेम है। इसमें फर्स्ट स्टेप में लोकल एनेस्थेशिया और शीट डाला जाता है। सेकंड स्टेप में वेनासिल में लेज़र फाइबर की जगह पे एक कैथेटर या ट्यूब डाला जाता है जिसमें से ग्लू डिलीवर होता है। तो इसमें हम कौन सी स्टेप नहीं कर रहे हैं, स्टेप 3 और स्टेप 4, जिसमें ट्यूमिसेंट एनेस्थेशिया देने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही वेन बर्न करने की ज़रूरत है। इसके जगह पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लू इंजेक्ट करते आ रहे हैं जिसके वजह से पूरा वेन हम बंद कर देंगे। स्टेप 5 सिमिलर कि हम पूरा शीट कैथेटर और रिमूव कर रहे हैं, दैट स्टेप 5 एंड प्रोसीजर इज डन। तो चलिए अभी हम करते हैं इन लोगों दोनों का ट्रीटमेंट का कंपैरिजन। अगर लेज़र ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है, RFA ट्रीटमेंट इतना इफेक्टिव है, तो ये ग्लू ट्रीटमेंट क्यों बनाया गया है जिसमें कॉस्ट भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर हम कॉस्ट के हिसाब से देखेंगे तो लेज़र या RFA ट्रीटमेंट का कॉस्ट लगभग आधा कॉस्ट पड़ता है ग्लू ट्रीटमेंट से। तो ये ट्रीटमेंट डेवलप क्यों किया गया है, इस पे अभी हम आते हैं। बेसिकली लेज़र या RFA ट्रीटमेंट हम करते हैं तो उसमें लोकल एनेस्थेशिया में भी कर सकते हैं या स्पाइनल एनेस्थेशिया में भी कर सकते हैं। बट इसमें जब हम एब्लेशन करते हैं तब पेन हो सकता है और पेरीवेनस एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें मल्टीपल जगह पे अपने को इंजेक्ट करना पड़ता है, इससे रिलेटेड भी पेन होता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस हम लोकल एनेस्थेशिया में करते हैं और ये पेन टॉलरेबल रहता है। बट कुछ पेशेंट में जिनमें पेन टॉलरेंस काफ़ी कम होता है तो उनको ये पेन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसे पेशेंट में हमको पूरा प्रोसीजर स्पाइनल एनेस्थेशिया में करना पड़ता है। तो स्पाइनल एनेस्थेशिया के साथ एक प्रॉब्लम रहती है कि एनेस्थेशिया देने के बाद 12 घंटा आपको सो के रहना पड़ता है और एनेस्थेशिया के 8 घंटे बाद ही आप कुछ खाना खा सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम्स, जो रिलेटिव प्रॉब्लम्स हम बोल सकते हैं, ये वेनासिल ट्रीटमेंट में टेक ओवर की गई है। जैसे पूरा एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती वेनासिल में, जहाँ पे हम वेन में एंट्री कर रहे हैं लोकल एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत है, बस उतना ही पार्ट में एनेस्थेशिया देते हैं। तो हम देखेंगे प्रोसीजर के बाद इमीडिएटली आप आधे घंटे बाद भी खाना खा सकते हैं इमीडिएटली और चल फिर सकते हैं, बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं। और इसमें मल्टीपल जगह पे ट्यूमिसेंट एनेस्थेशिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इंजेक्शन बार बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो पेन नहीं होता है। तो पेशेंट का प्रोसीजर के लिए टॉलरेंस काफ़ी बढ़ जाता है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है कि ये ग्लू ट्रीटमेंट काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि लेज़र ट्रीटमेंट में जो
वेन बर्न किया जाता है उसके साथ साथ आजू बाजू की जो नर्व्स रहती है वो भी डैमेज होती है। हालांकि ये डैमेज टेम्पररी रहता है, 6 से 8 वीक्स के दौरान ये इम्प्रूव भी कर जाता है। बट अभी काफ़ी बार हमने ये प्रॉब्लम फेस किया है कि लेज़र करने के बाद जो एरिया में वेन्स रहती है उस स्किन पार्ट में पेशेंट को काफ़ी एबनॉर्मल सेंसेशन आता है स्किन में। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोलता है कि मुझे चींटियाँ काटने जैसा फीलिंग आ रहा है, कोई कंप्लेन ऐसे करते हैं कि वहाँ पे एबनॉर्मल सेंसेशन या सेंसेशन पता नहीं चल रहा है। तो ये जो होता है ये थर्मल डैमेज नर्व्स एरिया में जो आजू बाजू में छोटी छोटी नर्व्स रहती है जो स्किन को सप्लाई करती है उसका थर्मल डैमेज के वजह से होता है। हालांकि जैसे मैंने बताया ये टेम्पररी है और कुछ वीक्स या मंथ बाद मल्टीविटामिन सपोर्ट से ये रिकवर भी कर जाती है। बट कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो इसमें भी न्यू ट्रीटमेंट स्कोर करता है लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर, क्योंकि इसमें ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। एक और समस्या आती है लेज़र ट्रीटमेंट या आरएफए ट्रीटमेंट में, जैसे स्किन में पैचेस आना रेड कलर या ब्लूइश कलर के। ये पैचेस इसलिए आते हैं कि ड्यूरिंग थर्मल एब्लेशन हीट के द्वारा वेन्स डैमेज होके कुछ ब्लड बाहर स्पिल होता है जो आजू बाजू के टिश्यू में, जो 3-4 दिन बाद हम देखेंगे तो ये ब्लूइश पैच या रेड कलर का पैच डेवलप होता है। ये सारी चीज़ें सेल्फ लिमिटिंग रहती है, इसके लिए पर्टिकुलर कोई अलग से ट्रीटमेंट कराना ज़रूरत नहीं रहता है। बट हाँ, वेनासिल में ये भी एडवांटेज है कि ये सारी समस्याएं उसमें नहीं आती है। तो किसी पेशेंट के लिए ये डिस्कम्फर्ट वाला भी पार्ट हो सकता है कि रेड पैचेस दिख रहे हैं, ब्लूइश स्किन में कलर दिख रहे हैं, तो वेनासिल इसके ऊपर ये ज़्यादा अच्छे से काम करता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम वेनासिल और लेज़र का कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे वेनासिल ट्रीटमेंट करने के बाद स्टॉकिंग पहनना हम ज़्यादातर रिकमेंड नहीं करते, या कुछ सिलेक्टिव पेशेंट में ही रिकमेंड करते जिनमें वेरिकोज वेन काफ़ी ज़्यादा है और उनको कुछ वीक्स के लिए हम रिकमेंड करते कि आप स्टॉकिंग पहनिए। इन कॉन्ट्रास्ट हम लेज़र या आरएफए ट्रीटमेंट करते हैं तो सभी पेशेंट को हम कंपलसरी रिकमेंड करते हैं 3 मंथ्स एटलीस्ट स्टॉकिंग पहनना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो आप स्टॉकिंग का जो थोड़ा बहुत भी डिस्कम्फर्ट होता है, किसी के लिए स्टॉकिंग पहनना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, तो उन पेशेंट के लिए भी वेनासिल काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे रिकवरी टाइम, वेनासिल प्रोसीजर में रिकवरी टाइम काफ़ी फास्ट होता है। मतलब प्रोसीजर करके ही इमीडिएटली आप ओटी टेबल से ही रूम तक अपने वॉक करके जा सकते हैं और कुछ देर बाद से 2 घंटे 3 घंटे बाद आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेके भी जा सकते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट लेज़र आरएफए ट्रीटमेंट में जब हम एनेस्थीसिया देते हैं, अगर लोकल एनेस्थीसिया दे रहे हैं या स्पाइनल एनेस्थीसिया दे रहे हैं, उसके हिसाब से जब एनेस्थीसिया से रिकवरी होती है तब आप घूम फिर सकते हैं और कुछ देर बाद घर जा सकते हैं। जैसे हम ग्लू ट्रीटमेंट में कोई बर्न नहीं कर रहे हैं, कोई वेन अंदर से नहीं जला रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो पेन होना है ये प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं, तो रिकवरी पीरियड भी फास्ट होता है। यूजुअली लेज़र ट्रीटमेंट में से 5 दिन 7 दिन तक थोड़ा थोड़ा दर्द तो भी बना रहता है और ओवर द टाइम पीरियड सेटल हो जाता है। वही चीज़ हम देखेंगे तो ग्लू ट्रीटमेंट में ये नहीं होती है। तो सारी चीज़ें जब हम कंबाइन करते हैं तो हम एक फाइनल वर्डिंग दे सकते हैं कि ग्लू ट्रीटमेंट कुछ पार्ट में लेज़र या आरएफए ट्रीटमेंट से काफ़ी बेहतर है, सिर्फ एक पार्ट छोड़ के, क्योंकि जब कॉस्ट की बारी आती है वेनासिल का कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है लेज़र ट्रीटमेंट से। हाँ, और इफ़ेक्ट वाइज हम देखेंगे तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि वेनासिल का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है लेज़र ट्रीटमेंट में या लेज़र का भी कोई इन्फीरियर है। मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में या जितने भी आर्टिकल्स अभी पब्लिश्ड है उनके हिसाब से लेज़र ट्रीटमेंट या ग्लू ट्रीटमेंट में रिज़ल्ट दोनों में काफ़ी बढ़िया रहता है। दोनों इक्वली रिज़ल्ट्स देते हैं। डिफरेंस इसी में आता है कि पोस्ट ऑफ रिकवरी कैसी है, किस में रिकवरी फास्ट है, किस में पेन कम है और कितना पेशेंट के लिए कंफर्टेबल है। तो यहाँ पे ग्लू ट्रीटमेंट स्कोर करता है लेज़र ट्रीटमेंट के ऊपर। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी है, तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है। क्या आप वेनासिल ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे, लेज़र ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे, या फिर उसमें से जो मॉडर्न ट्रीटमेंट आता है माइक्रोवेव एब्लेशन, या इसमें से कोई भी ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे। थैंक यू दोस्तों।